विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 5 हिसाबी समीकरण और धंधे का व्यवहार इट मीन्स अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर आज अपने हिसाबी समीकरण के बारे में जानकारी लेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आपको पता है कि वर्ष के अंत में धंधे की आर्थिक स्थिति जानने के लिए क्या किए जाते हैं, वार्षिक हिसाब तैयार किए जाते हैं, जिन्हें अपने फाइनल अकाउंट कहते हैं। ये वार्षिक हिसाब जब अपने तैयार करते हैं तो उसके अंदर 3 खातों को अपने ओपन करते हैं, व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा यानी पक्की तलपट। व्यापार खाते का जो परिणाम है वह सकल लाभ है, लाभानी खाते का जो परिणाम है वह क्या है, शुद्ध लाभ है। तो व्यापार खाते के सकल लाभ को क्या किया जाता है, लाभानी खाते ले जाया जाता है और लाभानी खाते को बंद करके उसको कहाँ पर लाया जाता है, आर्थिक चिट्ठा या पक्की तलपट में ले जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पक्की तलपट को अपने देखें तो पक्की तलपट के 2 साइड होती है, पक्की तलपट के 2 अंग होते हैं। एक जो साइड होती है वो साइड है पूंजी और दायित्व की साइड, जिसे अपने कैपिटल और लाइबिलिटी साइड कहते हैं, और दूसरी जो साइड है वो है संपत्ति यानी संपत्ति लेना यानी एसेट्स की साइड। हिसाबी समीकरण ये बताता है कि पक्की तलपट के दोनों साइडों का, पूंजी और दायित्व का और संपत्ति का, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार योग हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है। क्लियर? तो ये क्या बताता है कि आपके धंधे के अंदर होने वाला कोई भी व्यवहार हो, उस व्यवहार का अंत में दोनों तरफ का के पूंजी और दायित्व और संपत्ति लेना के पक्ष का योग हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, तो हिसाबी समीकरण क्या है, तो संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व। यानी ये क्या बताता है कि जितनी आपकी एसेट्स होगी उतना ही पूंजी और दायित्व होगा। ओके, तो प्रत्येक व्यवहार के अंत में आपकी संपत्ति बढ़ेगी तो आपका पूंजी और दायित्व भी बढ़ेगा, संपत्ति कम होगी तो पूंजी और दायित्व भी कम होगा। तो ये क्या दर्शाता है हिसाबी समीकरण कि ये जो साइड है संपत्ति लेना साइड और पूंजी और दायित्व की साइड, इन दोनों का योग हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है। यदि आपकी संपत्ति में वृद्धि होती है यानी एसेट्स में वृद्धि हो तो कैपिटल और लाइबिलिटीज में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि आपके एसेट्स में कमी होती है तो आपके पूंजी और दायित्व में भी क्या होगी, कमी होगी। और यदि आपके पूंजी और दायित्व में वृद्धि कमी होती है तो आपकी संपत्ति में भी वृद्धि और कमी होगी। क्लियर? तो हिसाबी समीकरण अपने ये बताता है कि आर्थिक चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग समान क्यों होता है। कभी कोई मानो कि आपको ये प्रश्न करे तो उनको बताने का कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन, हिसाबी समीकरण के अनुसार पूंजी दायित्व और संपत्तियां का टोटल योग हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है। क्लियर? अब हिसाबी समीकरण के अंदर दिए जाने वाले व्यवहारों को व्यवस्थित समझे कि कब आपकी पूंजी और कब आपकी दायित्व या संपत्ति में वृद्धि कमी होगी। तो यहाँ एक मैंने चार्ट तैयार किया गया है, चार्ट को व्यवस्थित आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, ताकि किसी भी व्यवहार के अंदर यदि आपको हिसाबी समीकरण के अंदर असर करने को कहें तो आप आसानी से कर सकते हो। तो धंधे के अंदर होने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारों को यहाँ पर लिखा गया है। तो पहला व्यवहार होता है कि जब भी व्यवसाय स्टार्ट होता है तो धंधे का मालिक धंधे में क्या लाता है, पूंजी लाता है। तो पूंजी लाने से किस में वृद्धि होती है, तो पूंजी लाने से आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी और आपकी पूंजी में वृद्धि होगी। वो चाहे संपत्ति के रूप में, माल के रूप में लाए, नकद के रूप में लाए या फिर संपत्ति के रूप में लाए, तो संपत्तियाँ क्या करेगी, बढ़ेगी और पूंजी में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर? तो व्यवसाय में पूंजी लाने से किस में वृद्धि होती है, आपकी संपत्ति के अंदर और आपकी पूंजी के अंदर। तो संपत्ति में वृद्धि होने से पूंजी में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो दोनों पक्षों का योग कैसा आएगा, समान आएगा। यदि धंधे का मालिक निजी उपयोग के लिए धंधे में से आहरण करे तो आहरण जब भी करता है तो पूंजी में क्या होती है, कमी होती है। तो यहाँ पूंजी में कमी होगी और धंधे में से जो भी माल के रूप में, संपत्ति के रूप में या नकद के रूप में जो भी आहरण ले जाएगा तो आपकी संपत्ति में भी क्या होगी, कमी होगी। क्लियर? तो धंधे में से आहरण करे तब संपत्ति में कमी और पूंजी में भी क्या होती है, कमी होती है। तो दोनों तरफ का योग कैसा रहेगा, समान रहेगा। उसके बाद आते हैं सबसे ज़्यादा होने वाले व्यवहार कौन से होते हैं, खरीदी और बिक्री के। तो माल की खरीदी करे और खरीदी के अंदर भी यदि रोकड़ खरीदी की जाए, क्या की जाए, रोकड़ खरीदी की जाए, तो जब भी अपने खरीदी करते हैं रोकड़ में तो रोकड़ क्या करते हैं, चुकाते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, रोकड़ में कमी होगा और माल खरीदते हैं तो आपके स्टॉक में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी एक बढ़ता है तो एक क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ किसी के अंदर प्लस हुआ तो दूसरे के अंदर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो भी दोनों पक्षों का योग, पूंजी और दायित्व का और संपत्ति का योग कैसा आएगा, समान आएगा। क्लियर? तो माल की खरीदी करने से क्या होता है, रोकड़ खरीदी करने से रोकड़ में क्या होती है, कमी होती है और स्टॉक में क्या होती है, वृद्धि होती है।
यदि आपकी उधार खरीदी की जाए, माल की उधार खरीदी हो, तो उधार खरीदी जब आप अपने करते हैं तो भविष्य में उतनी रकम आपको क्या करनी पड़ती है, चुकानी पड़ती है। तो वो आपका क्या बनता है, दायित्व बनता है। तो दायित्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। और उधार खरीदी करने पर भी आपके माल तो धंधे में आता है तो स्टॉक में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर। तो उधार खरीदी करने से संपत्ति में वृद्धि होती है और किस में वृद्धि होती है, दायित्व में। तो संपत्ति बढ़ी तो दायित्व भी क्या करा, बढ़ा। तो दोनों पक्षों का योग कैसा आएगा, समान आएगा। यदि माल की बिक्री से संबंधित व्यवहार दिया हो और उसमें यदि रोकड़ बिक्री हो, तो आपको मालूम है बेटा कि जब भी अपने रोकड़ माल बेचते हैं तो रोकड़ आपके पास में क्या करती है, आती है, और माल आपके पास से क्या करता है, जाता है। राइट है। तो रोकड़ में क्या होगी, वृद्धि होगी, और स्टॉक में क्या होगी, कमी होगी। और यदि आपने माल क्या किया हो, लाभ से बेचा हो, ओके, मानो कि 10,000 का माल है और आपने 15,000 में बेचा, तो 5,000 आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो बिक्री से होने वाले लाभ को अपने पूंजी में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और यदि हानि होती है तो बिक्री से होने वाली हानि को अपने क्या करते हैं, पूंजी में से घटाते हैं। क्लियर। यदि आपकी उधार माल बिक्री से संबंधित व्यवहार दिया हो, तो उधार माल बिक्री करने से क्या होता है बेटा, तो माल में, स्टॉक में, तो माल जब अपने माल बेचेंगे तो स्टॉक में तो क्या होगी, कमी होगी। तो स्टॉक में क्या होती है, कमी होती है। परंतु उधार माल बेचने से भविष्य में उतनी रकम आपको मिलनी होती है। तो वो अपना क्या होता है, लेना। तो लेना में क्या होती है, वृद्धि होती है। और स्टॉक में क्या होती है, वृद्धि होती है, घटता है। स्टॉक क्या होता है, घटता है। और यदि आपने माल, वो भी उधार माल भी क्या किया हो, लाभ से बेचा हो, तो लाभ क्या होता है, लाभ से पूंजी में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर। इसी प्रकार यदि आपकी संपत्ति की खरीदी की बिक्री दी हो, माल की खरीदी और बिक्री के साथ में यदि संपत्ति की खरीदी के बिक्री के व्यवहार दिए हो, तो सेम जैसे आपने माल की खरीदी का व्यवहार किया ऐसे ही आपको क्या करना है, संपत्ति की खरीदी बिक्री का भी व्यवहार करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी संपत्ति की खरीदी हो, रोकड़ में आपने खरीदी हो संपत्ति, तो क्या होगा, एक बढ़ेगा और एक घटेगा। क्लियर। फिर आते हैं सबसे ज़्यादा होने वाले खर्चों में, महसूली खर्च और महसूली आय के यदि व्यवहार दिए हो तो क्या होता है। तो महसूली खर्च के अंदर यदि आपने रोकड़ चुकाया खर्च हो, जैसे रुपये 5,000 वेतन चुकाया, तो रोकड़ आपने खर्च चुकाया हो, तो रोकड़ खर्च चुकाने से रोकड़ में क्या होगी, कमी होगी। रोकड़ क्या है, संपत्ति, तो संपत्ति में कमी होगी। और खर्च चुकाने से आपकी पूंजी में भी क्या होती है, कमी होती है। तो यहाँ कमी, यहाँ भी कमी, तो दोनों पक्षों का योग कैसा, समान। यदि आपका खर्च चुकाना बाकी खर्च हो, ओके, तो चुकाना बाकी खर्च हो तो क्या होता है, खर्च तो चुकाना ही आपको, तो पूंजी में क्या होगी, कमी होगी। और चुकाना बाकी खर्च अपने लिए क्या है, दायित्व में, तो दायित्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पूंजी घटेगी और दायित्व क्या करेगा, बढ़ेगा। तो एक कम हुआ और एक बढ़ा, तो दोनों पक्षों का योग कैसा आया, समान आया। यदि आपका अग्रिम चुकाया खर्च हो, प्रीपेड एक्सपेंस हो, तो प्रीपेड एक्सपेंस से क्या होता है, लेना में वृद्धि होती है। ओके, वो क्या आपके लिए, लेना में क्या होगी, वृद्धि होगी, और रोकड़ में क्या होगी, कमी होगी। क्लियर। तो एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, तो दोनों पक्षों का योग कैसा आएगा, समान आएगा। यदि महसूली आय दी हो, यानी आपको आय रोकड़ में मिली हो, तो रोकड़ में मिलने से रोकड़ में क्या होगी, वृद्धि होगी, और आपकी पूंजी क्या करेगी, बढ़ेगी। जैसे खर्च चुकाने से क्या होता है, पूंजी में कमी होती है, तो आय मिलने से पूंजी में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो दोनों तरफ वृद्धि होगी। मिलनी बाकी आय हो तो आपकी संपत्ति बढ़ेगी, ओके, लेना बढ़ेगा। और दूसरा आपका क्या होगा, पूंजी और दायित्व में, पूंजी में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अग्रिम मिली आय हो तो रोकड़ में वृद्धि होती है, और अग्रिम मिली आय किस में जाता है, दायित्व में जाता है, चालू दायित्व में आता है, तो यहाँ दायित्व में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर। तो ये था आपका खर्च और आय से संबंधित। यदि आपने धंधे में अधिक रकम की आवश्यकता होने पर रकम उधार ली हो या लोन लिया हो, तो लोन आपके लिए क्या है, संपत्ति। लेना की तरफ वो क्या होगा, लेना, वो क्या करेगा, बढ़ेगा, तो वृद्धि यहाँ पे लिखेंगे। और दायित्व की तरफ भी क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि उतनी रकम आपको भविष्य में क्या करनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। क्लियर। यदि माल की अन्य रीत से जावक हो, जैसे आग से जल गया माल, बाढ़ में बिक गया माल, हरण से गया माल, इस प्रकार माल की अन्य किसी भी रीत से जावक हुई हो या माल में कमी हुई हो, तो संपत्ति में कमी होगी, यानी स्टॉक घटेगा आपका, और सीधी की सीधी आपकी पूंजी में भी क्या होगी, कमी होगी। क्लियर। तो इस प्रकार अगर ये चार्ट को व्यवस्थित आप याद रखोगे तो कोई भी व्यवहारों का आप हिसाबी समीकरण के अंदर असर दर्शा सकते हो। हिसाबी समीकरण यही बताता है कि जब जब आपकी संपत्ति बढ़ेगी तब तक आपके पूंजी और दायित्व में भी वृद्धि होगी, और यदि आपके पूंजी और दायित्व में किसी भी कारण से कमी होती है तो आपकी संपत्ति में भी कमी होगी। ओके, इसके लिए कहा जाता है कि हिसाबी समीकरण के अंदर ए बराबर हमेशा क्या होता है, C + L। क्लियर। होप्स हो कि आपको ये थियोरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।